यूक्लिडियन डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन, EUCLIDEAN, यूक्लिडियन डोमेन। ठीक है, यूक्लिडियन है, सब है, सब है, बढ़ाइएगा पॉलिनोमियल में। ठीक है, यूक्लिडियन डोमेन। अभी आप यूएफडी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन देखे थे, अब हम बात करेंगे यूक्लिडियन डोमेन की। ठीक है ना, तो पहले इसको भी हम जान लेते हैं कि यूक्लिडियन डोमेन होता क्या है, और उसके बाद फिर इस पर एग्जाम्पल्स होंगे, फिर इस पर क्वेश्चंस होंगे, फिर थ्योरम भी होंगे, इस तरीके से है। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे कि किसी इंटीग्रल डोमेन को यूक्लिडियन डोमेन कहने जाएंगे हम लोग। किसी इंटीग्रल डोमेन को यूक्लिडियन डोमेन हम तब कहते हैं जब, अगर इसे देखिए ध्यान, एक चीज और समझना है आपको। दो मैटर यहाँ पे रहेगा, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन होगा, और इस फंक्शन जिसको हम डिफाइन करेंगे उसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। उस फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन होगा, मतलब जिसको भी हम यूक्लिडियन डोमेन कहने जाएंगे, है ना, उसमें एक फंक्शन डिफाइन करना होगा, और वो फंक्शन जो डिफाइन करेंगे उसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और वह जो फंक्शन आपका होगा जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, वो कुछ क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया है, उसको अगर होल्ड करता है तब हम इंटीग्रल डोमेन को क्या बोल देंगे? यूक्लिडियन डोमेन बोल देंगे। बात समझ में आ रही है? इसी का आपको क्वेश्चन है। सबसे पहले हेडिंग कर लिए ना, इसका डिफिनेशन लिख लीजिए आप। तो मैं समझा तो एकदम इजी है, कुछ है नहीं है। लिख लीजिए इसमें, लेट कैपिटल आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, let capital R be an integral domain, then capital R is said to be Euclidean domain, then capital R is said to be Euclidean domain हो गया। if for every non-zero element small a belongs to capital R, if for every non-zero element small a belongs to capital R, there exists a non-negative integer, dA, वही small d, dA, there exists a non-negative integer dA such that number first, for all non-zero element a comma b belongs to R, for all non-zero element a comma b belongs to R, there exists dA comma dB such that dA is less than or equal d of AB and dB, या R लिख देते हैं, एंड भी चलेगा, dB is also less than or equal to d of AB। ये पहला कंडीशन। दूसरा, सेकंड कंडीशन कि if A comma B belongs to R, A is not equal 0 and also B is not equal 0, then there exists Q comma R belongs to capital R such that A is equal to BQ plus R। Here क्या लिखे थे? where R is equal to 0, जहां पे R equal to 0 होगा, या D of R is less than D of B, less than or equal D of B। ये दो कंडीशन, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई
अच्छा आर जीरो दिखाई दिए ना, तो इक्वल टू करने का मतलब नहीं है, ठीक है। ये दो कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा वो आपका यूक्लिडियन डोमेन के केस में है ना, यूक्लिडियन डोमेन का प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अब एक बार फिर से मैं इसको समझाया देना चाहता हूँ, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे एक बार सबको समझ लीजिए। आपको बताया गया है कि जो आर है, अगर मान लीजिए कोई इंटीग्रल डोमेन है, तो उसी इंटीग्रल डोमेन को यूक्लिडियन डोमेन हम कब कहते हैं? तो उसको यूक्लिडियन डोमेन कब कहेंगे हम लोग? जब एक कोई फंक्शन डी यहाँ पे एज ए फंक्शन के रूप में समझ लीजिए, जब कोई एक फंक्शन ऐसा डी एग्जिस्ट करेगा, किसके लिए एग्जिस्ट करेगा? फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, मतलब इंटीग्रल डोमेन के हर नॉन जीरो एलिमेंट के लिए कोई फंक्शन ऐसा डी एग्जिस्ट करे, और जब वो फंक्शन उस नॉन जीरो एलिमेंट पे लगे तो रिजल्ट के रूप में नॉन नेगेटिव एलिमेंट मिलना चाहिए। जैसे वो पहले लाइन सुन लीजिए, क्या लिखा गया? वही ना है कि फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर डीए, मतलब जो डीए आएगा वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव। मतलब डी हमारा एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए, एक ऐसा फंक्शन इंटीग्रल डोमेन में एग्जिस्ट करना चाहिए कि जब वो इंटीग्रल डोमेन के किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट पे लगे तो जो रिजल्ट आए डी ऑफ ए, मान लीजिए ए कोई आपका नॉन जीरो एलिमेंट है, तो जो आपका रिजल्ट आए डी ऑफ ए वो क्या आना चाहिए? वो नॉन नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं? मतलब या तो जीरो आना चाहिए या तो कोई पॉजिटिव, बात समझिए, कोई पॉजिटिव एलिमेंट आना चाहिए, कोई जीरो नहीं है तो कोई पॉजिटिव एलिमेंट आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? और साथ ही साथ ये चीज हो, उस डी के पास एक खासियत हो कि जब वो किसी नॉन जीरो एलिमेंट पे लगे तो रिजल्ट के रूप में नॉन नेगेटिव एलिमेंट आए, और साथ ही साथ वह डी इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, है ना। यह कंडीशन क्या है कि अगर हम आर में कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं, है ना, तो जो ए और बी जो नॉन जीरो एलिमेंट है ना, फॉर ऑल नॉन जीरो एलिमेंट ए कमा बी बिलोंग्स टू आर, जो डी ऑफ ए हो वो लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ ए बी आए, और डी ऑफ बी भी लेस देन और इक्वल टू डी ऑफ ए बी आए, है ना। और दूसरा कंडीशन कि अगर ए बी कोई नॉन जीरो एलिमेंट आर में एग्जिस्ट करता है तो कंफर्म उसी आर में कोई क्यू आर भी एग्जिस्ट करेगा, और इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर जो होगा या तो जीरो होगा या तो डी ऑफ आर जो होगा वो डी ऑफ बी से, है ना। बी यहाँ पे डिवाइड करने वाला, बी अगर ए को डिवाइड करेगा तो क्यू आर, है ना, डिवाइड होगा क्यू आर में और आर रिमाइंडर बचेगा। तो वो जो आर या तो जीरो होना चाहिए या तो डी ऑफ आर जो है ना, डी ऑफ बी से लेस होना चाहिए, है ना। इक्वल होगा तो आर आपका जीरो हो जाएगा, एक कंडीशन। बात समझ आ रही है? तो ये वो डी के बारे में जान गया, और दो कंडीशन अगर डी सेटिस्फाई करता है किसी इंटीग्रल डोमेन में, तब ऐसा इंटीग्रल डोमेन है ना कहलाएगा यूक्लिडियन डोमेन। बात समझ में आ रही है? तब वो यूक्लिडियन डोमेन कहलाएगा। और दूसरी वाली प्रॉपर्टी को पता है कि इसको क्या बोलते हैं? डिवीजन एलॉगरिथम बोलते हैं, है ना, डिवीजन एलॉगरिथम। ये नीचे लिख लीजिए आप, ये भी बात। द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एबव डिफिनेशन, द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ एबव डिफिनेशन इज नोन एज डिवीजन एलॉगरिथम, is known as division algorithm. D, small d is called, small d को क्या बोलते हैं स्पेशल रूप से? small d is called Euclidean valuation. Small d is called Euclidean valuation. Small d is called Euclidean valuation, or Euclidean norm function. Small d is called Euclidean valuation or Euclidean norm function. Euclidean norm function. बस समझ आ रही है? ठीक है। एंड ऑल्सो d of zero is not defined. D0 is not defined. यहाँ पे D0 डिफाइंड नहीं है। बात समझ में आ रही है? मतलब D0 की कोई वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली है यहाँ पे, ठीक है। इसलिए बोला गया है ना कि फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट, और डी होना चाहिए वो हर नॉन जीरो एलिमेंट पे लगना चाहिए, और नॉन जीरो एलिमेंट पे लगे और हमें पहले दे क्या, लगने के बाद हमें कोई नॉन नेगेटिव एलिमेंट थे, नॉन नेगेटिव एलिमेंट, मतलब नेगेटिव एलिमेंट ना है, जीरो ना है, कोई नॉन नेगेटिव एलिमेंट मिलना चाहिए, और वह डी ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए।
तो जिस इंटीग्रल डोमेन में ऐसा डी कोई मिल जाएगा यह कंडीशन से सेटिस्फाई करता हुआ, उसी इंटीग्रल डोमेन को हम क्या नाम दे देंगे, है ना, यूक्लिडियन डोमेन दे देंगे। बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जांपल एज अ क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरीके से क्वेश्चन ग्रुप में। लिखिए द रिंग कैपिटल जेड, द रिंग कैपिटल जेड, द रिंग कैपिटल जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, of all integers is an Euclidean domain, is an Euclidean domain, is an Euclidean domain। बात समझ में आ रही है? मतलब जो अब एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ये एग्जाम्पल ग्रुप में भी लिखवा रहा हूँ, एग्जाम्पल ग्रुप में पहला नंबर डाल के क्वेश्चन ग्रुप में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो इसी में दे देगा प्रूफ दैट करके कि शो कीजिए कि जो रिंग ऑफ इंटीजर है ना, यही ना जेड, जो रिंग ऑफ इंटीजर है ये क्या होता है, यूक्लिडियन डोमेन होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पे। आइए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं, बेटा ध्यान से समझिए इसको, है ना। यहाँ पे जो हमारे पास रिंग है, सबसे पहली बात मैं बात करूं यहाँ पे इंटीजर का, तो आपको पता है कि सेट ऑफ इंटीजर में क्या आता है, 0 आता है, +-1 आता है, +-2 आता है, +-3 आता है, यह होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना प्रिंस, यही होता है, ये पूरा रिंग बनाता है, ये रिंग का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और साथ ही साथ यह इंटीग्रल डोमेन भी होता है, इंटीग्रल डोमेन होता है। इंटीग्रल डोमेन के लिए कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए विथ यूनिटी एलिमेंट है, और साथ ही साथ विदाउट जीरो डिवाइजर्स। तो इंटीजर में किसी दो का आप गुणा करोगे तो रिजल्ट जीरो तभी आएगा जब उसमें से कोई एक जीरो होगा, ठीक है। क्या जी कुछ सोच रहे थे क्या तुम? इंटीग्रल डोमेन नहीं है क्या बताओ? सोच के मत जाइए, नहीं उसका फेस देखे हमको लगा कि कोई कुछ और सोच रहा है, अब मैं कुछ और बोल रहा हूँ लगता है। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे अगर किसी दो एलिमेंट का आप गुणा करोगे तो रिजल्ट जीरो तभी आएगा जब उसमें से कोई ना कोई एक जीरो होगा। तो ये आपका जो सेट ऑफ इंटीजर है ये कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी एलिमेंट है एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स है, इसलिए सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म एन इंटीग्रल डोमेन, है ना। तो ये जो जेड है, ये जेड इज एन इंटीग्रल डोमेन। अब पहले इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए, इंटीग्रल डोमेन होगा उसके बाद ही हम बात करेंगे है ना कि वो यूक्लिडियन डोमेन है कि नहीं है। अब यूक्लिडियन डोमेन के लिए क्या करना होगा, हमको यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करना होगा जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, उस फंक्शन को, उसको नाम देंगे यूक्लिडियन नॉर्म फंक्शन या यूक्लिडियन इवैल्यूएशन, है ना। नाउ डिफाइन, एक डिफाइन करते हैं, डिफाइन अ फंक्शन कॉल्ड एज Euclidean norm function or Euclidean evaluation as, अब इसमें फंक्शन डिफाइन करते हैं जो वो जो डी की पूरी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है। यहाँ जो मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ इस तरीके से, d of a is equal to mod of a, ठीक है, कमा a belongs to z and a is not equal 0, क्योंकि d of 0 not defined, है ना। तो d हमारा कैसा होना चाहिए, शुरू में लिखा गया कि d जो है ना वह हर नन जीरो एलिमेंट पे लगना चाहिए, तो हर नन जीरो एलिमेंट पे लगना चाहिए। तो हर नन जीरो एलिमेंट पे अगर डी यहाँ पे जो मैं डिफाइन किया हूँ अगर वो लगेगा तो कैसा रिजल्ट दे, मॉड ए। तो अगर मैं ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दूंगा, ऐसा फंक्शन अगर मैं डिफाइन कर दूं तो कंफर्म है कि भाई आप जब यहाँ रखोगे कुछ भी रखोगे, यहाँ पे कोई रखो d1 की वैल्यू कितनी आएगी, mod 1 मतलब 1 आएगी। d-1 की वैल्यू कितनी आएगी, mod -1 मतलब 1 आएगी। d2 की वैल्यू कितनी आएगी, mod 2 मतलब 2 आएगी। d-2 की वैल्यू कितनी आएगी, mod -2 मतलब 2 आएगी। आप कुछ रखो, जीरो को छोड़कर आप कुछ भी इसमें रखो ए के स्थान पर, जो रिजल्ट मिलेगा वो नन नेगेटिव एलिमेंट मिलेगा, सब पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। इसलिए मॉड फंक्शन ऐसा डिफाइन करना है कि जब वह उस सेट के किसी भी नन जीरो एलिमेंट पे लगे तो रिजल्ट के रूप में नन नेगेटिव एलिमेंट ही आना चाहिए।
तो ये आ रहा है, फंक्शन सही है। बात समझ में आ रही है, फंक्शन सही है, क्योंकि इसमें हम कुछ भी रखें ए के स्थान पर और फिर जब उसको रखेंगे तो फिर मार्क में हो जाएगा, और मार्क में जब निकल के आएगा तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव कोई चांस नहीं है। तो डी हमारा जो फंक्शन है नहीं कि आप मुझे कुछ डिफाइन कर दे, ये चीज अब पहला केस तो यही है आपका कि पहले डी आप ऐसा डिफाइन करिए कि जब वो उस सेट के किसी भी नन जीरो एलिमेंट, जीरो को छोड़कर किसी भी एलिमेंट पे जब लगे हो तो रिजल्ट के रूप में है ना पॉजिटिव एलिमेंट या जीरो आना चाहिए, अर्थात नन नेगेटिव एलिमेंट आना चाहिए, नेगेटिव एलिमेंट नहीं आना चाहिए। तो ये होल्ड कर रहा है पूरा, है ना। कुछ रखो डी -3 मॉड -3 मतलब 3 आएगा, डी +3 मॉड 3 मतलब +3 ही आएगा। तो कोई नेगेटिव चाहे पॉजिटिव कुछ रखो, मॉड के बाद सब पॉजिटिव आने वाला है। ये काम हो गया। इसका मतलब कि ये आपका सही है, ये फंक्शन हमने सही डिफाइन कर लिया है ना। तो यही है ना, फॉर एवरी नन जीरो एलिमेंट या नन जीरो एलिमेंट A belongs to Z, we get non-negative element D of A, है ना, as mod of A मिल रहा है हमें। यहाँ पे हमें जो डी डिफाइंड है उसके हिसाब से किसी भी नन जीरो एलिमेंट को हम रखेंगे वहां पे तो हमें जो है एक नन नेगेटिव मिलेगा। किस रूप में मिलेगा? मॉड ऑफ ए के रूप में मिलेगा, और उसी को हम डी ए बोल रहे हैं। बात समझ में आ रही है। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना है ना। पहला कंडीशन क्या है कि अगर हम इसमें से कोई दो एलिमेंट लेते हैं, ए और बी, अगर कोई दो एलिमेंट लेते हैं है ना, तो वो नन जीरो एलिमेंट होने चाहिए। तो डी ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए क्या, है ना, डी ऑफ ए बी, और इसे डी ऑफ बी भी है ना लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए डी ऑफ ए बी। तो चलो हम लेट कर लेते हैं, लेट ए इज नॉट इक्वल 0 कमा बी इज नॉट इक्वल 0 बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। दो एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस एलिमेंट को लेने के पहले चूंकि मैंने सेट ऊपर लिख दिया है ऐसे ही, है ना, उसमें भी आप समझ सकते हो बहुत इजीली। ऐसे वहां से कोई अगर दो एलिमेंट ले ले, है ना मास्टर, चलो -2 ले लिया, -3 ले लिया, चलो नेगेटिव ले रहा हूँ जानबूझ के, है ना। ये बिलोंग्स टू आपने जेड ले लिया, दोनों आपके नन जीरो एलिमेंट होने चाहिए, तो नन जीरो एलिमेंट है। अभी पास्ट नेगेटिव का मतलब नहीं, हाँ जब डी लगेगा तो रिजल्ट पॉजिटिव ही आना चाहिए, है ना, या जीरो आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं भाई डी ऑफ ए, यही ए है या बी है ना। डी ऑफ ए मतलब है ना मॉड में -2 मतलब 2, और डी ऑफ बी मतलब मॉड में -3 मतलब 3। अगर आपसे बोलूं कि डी ऑफ ए बी क्या होगा, है ना, तो डी ऑफ ए बी जो होगा बेटा वो हो जाएगा आपका कितना, तो पहले बात डी ऑफ ए बी रख दो, तो -2 इंटू -3 मतलब 6 हो जाएगा यहाँ के अकॉर्डिंग, है ना। और D6 का मतलब mod 6 का मतलब 6 हो गया, है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं डी ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल डी ऑफ ए बी कंफर्म है, और डी ऑफ बी जो 3 है लेस देन आर इक्वल डी ऑफ ए बी है। अगर मान लीजिए आप इसमें से किसी को 1 ले लेते तो इक्वल भी हो सकता है। अगर आप इसमें किसी मान लीजिए इसको हम 1 ले लेते, चलो 1 ले लिया, दूसरा केस देख लीजिए 1 ले लिया, तो ये 1 ले लिया, अब यहाँ पे आपको हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्या नींद में गिर रहे हो, और यहाँ पे जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो डी ऑफ ए है यह इक्वल का कंडीशन होल्ड कर जाएगा, तो या तो इक्वल होगा या तो लेस होगा। कोई भी दो नन जीरो एलिमेंट ले लीजिए और इस तरीके से देखिए आप, तो आपको या तो लेस देन या तो इक्वल ये तो दिखेगा, कंफर्म नहीं दिखेगा। क्लियर है ना। इतने नहीं, दूसरा भी केस में दिखा देता हूँ, जो भी मैं जनरल में लिखने जा रहा हूँ मैं उसको भी आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा दे रहा हूँ। ये चीज कंफर्म हुआ, पहला केस होल्ड करेगा, यानी इसमें कंफर्म होल्ड करेगा सेट ऑफ इंटीजर में। दूसरी बात जो है कि अगर हम कोई दो एलिमेंट लेते हैं, है ना, मतलब दो एलिमेंट हमने ले लिया, थोड़ा सा बढ़ा के लेते हैं ताकि भाग देने में आपको और अच्छा लगे, कुछ बार भाग जाए लगे, है ना। तो कोई दो एलिमेंट आप ढूंढ के ले लीजिए। मान लीजिए मैंने 3 और 7 ही ले लिया, आपका मन है ना 3 और 7 ही ले लिया मान लीजिए। तो अगर कोई दो नॉन जीरो एलिमेंट लेते हो तो इसमें ये कंडीशन और होल्ड करेगा क्या, Q और R भी एग्जिस्ट करेगा। तो जब 3 को जब साथ में भाग दोगे तो 2 बार भाग जाएगा, एक्सेसिबल बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये 7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका जो है ना, ये आपका हो गया क्या, मान लीजिए 3 और 7 हो गया, तो ये मान लीजिए आपका A हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका जो है B हो गया, और ये आपका Q हो गया, तो आपका R हो गया।
कोई भी दो इंटीजर लोगे, कंफर्म है कि उसी सेट में दो इंटीजर और मिल जाएंगे क्यू और आर के नाम से, जो ये डिवीजन एल्गोरिथम की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। और सीधी सी बात है, किसी भी दो इंटीजर को लोगे है ना, तो छोटे वाले से बड़े वाले इंटीजर में डिवाइड करो, कुछ बार भाग जाएगा, कुछ शेषफल बचेगा। ये कंडीशन हमेशा डिवीजन एल्गोरिथम कंडीशन सेट ऑफ इंटीजर में होल्ड करेगा, कंफर्म। अब ये हो गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो आर है, आर या तो जीरो होना चाहिए, तो जीरो तो नहीं है यहाँ पे। या दूसरा कंडीशन, या तो फिर हमारा जो डी ऑफ आर होना चाहिए ये लेस देन होना चाहिए डी ऑफ बी के, ये कंडीशन तो होल्ड कर जाएगा। डी ऑफ आर मतलब क्या, डी ऑफ 1, आर की वैल्यू 1 है, तो डी ऑफ आर यहाँ पे डी ऑफ आर मतलब डी ऑफ 1, मतलब डी ऑफ मतलब मॉड 1, मॉड मतलब 1, ऐसा हो गया। और डी ऑफ आर के बाद आपका नंबर आ गया डी ऑफ बी का, डी ऑफ बी, तो डी ऑफ बी मतलब D3, D3 मतलब का डी मॉड 3 मतलब आपका 3, तो कंफर्म है कि ये कंडीशन होल्ड कर रहा है वहां पे। 1 3 से ले से पूरी दुनिया जानती है इसको, बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों कंडीशन आराम से इसमें होल्ड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसी को लिख देना, बस काम खत्म, बात समझ में आ रही है। अब देखिए इन जनरल बातें करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हमने दो एलिमेंट ले लिया, जेड बिलोंग्स टू जेड, एंड आल्सो जब ए और बी अगर जेड में है तो जेड चूंकि इंटीग्रल डोमेन है, रिंग है, तो ए इंटू बी भी जेड में बिलोंग करेगा, है ना, कंफर्म बिलोंग करेगा, ठीक है। क्योंकि रिंग है, रिंग जो होता है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होता है, तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप है, तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वो क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। तो बाई क्लोजर प्रॉपर्टी ए इंटू बी बिलोंग्स टू जेड, कंफर्म है यहाँ पे, इस तरीके से कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। अब चूंकि ए और बी बेटा क्या है, ए और बी जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट है, तो बेटा जब ए और बी नॉन जीरो एलिमेंट है तो जो डी ऑफ ए होगा वो मॉड ऑफ ए होगा अपने जैसा डिफाइंड है, और मॉड ऑफ ए जो होगा ये या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, क्लियर है। जीरो तो होगा नहीं, बात समझ में आ रही है, क्योंकि जीरो होने का सोचते हैं क्या होगा, जब जीरो यहाँ लेंगे तब, कभी जीरो के लिए हम बात यहाँ कर नहीं करते हैं, यहाँ जीरो के लिए कोई बात नहीं करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद तो यहाँ पे आप कुछ भी लोगे, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव एक स्थान कुछ भी लोगे, है ना, तो आपको जो मॉड में आएगा वो जो रिजल्ट आएगा वो एक आएगा 1 से बड़ा। एक कब आएगा, जब हम 1 और -1 लेंगे, और 1 और -1 के अलावा और कोई नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे तो हमेशा 1 से बड़ा आएगा, तो यही कंडीशन होल्ड होगा। इस तरह से डी ऑफ बी जो होगा मॉड बी, है ना, तो ये क्या होगा, ये भी वही हाल, ये भी वही हाल हो जाएगा, है ना। अब बेटा ध्यान दो, यहाँ जब ये बात है तो एक चीज आपको अच्छी तरह समझ आनी चाहिए कि जो मॉड ऑफ ए होगा विच इंप्लाइज मॉड ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल मॉड ऑफ ए बी हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि मॉड बी भी 1 से बड़ा या बराबर है, तो जब मॉड बी 1 के ध्यान देना, जब मॉड बी 1 के बराबर होगा तो मॉड ए और मॉड ऑफ ए बी का वैल्यू सेम होगा। जब मॉड बी की वैल्यू 1 हो जाएगी तब मॉड ए और मॉड ए बी की वैल्यू सेम हो जाएगी। लेकिन अगर मॉड बी की वैल्यू 1 से बड़ी हुई, अगर मॉड बी की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो कंफर्म है कि मॉड ए बी की वैल्यू मॉड ए से ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी, है ना। अगर 1 से बड़ी होगी मॉड बी की वैल्यू 2 3 ऐसा कुछ हुआ तो भाई ये गुणा करेंगे 2 3 का तो बढ़ ही ना जाएगा, तब इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, बात समझ में आ रही। तो ये चीज है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब यह है कि डी ऑफ ए इज लेस देन आर इक्वल डी ऑफ ए बी। सिमिलरली आप ये भी दिखा सकते हो, है ना, कि जो डी ऑफ बी है यह भी लेस देन आर इक्वल डी ऑफ ए बी होगा, क्लियर है इस तरीके से। अब ये तो पहला केस हो गया। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे तो लेट कर लेते सेम तरीके से कि a इज नॉट इक्वल 0, b इज नॉट इक्वल 0, बिलोंग्स टू z, नॉन जीरो एलिमेंट तो डी लगेगा, ऐसा है डी हमारा, है ना, इस तरीके से। देन देयर एग्जिस्ट q, r बिलोंग्स टू z बाय डिवीजन एल्गोरिथम, बाय डिवीजन एल्गोरिथम। अभी सिंपल बात हो रही है, एल्गोरिथम सच दैट a इज इक्वल टू bq प्लस r। तो डिवीजन एल्गोरिथम का रूल आप जानते करते हैं कि जो r की वैल्यू होती है हियर r इज इक्वल टू, ये या तो 0 होती है, या तो जो r होता है जो रिमाइंडर होता है हमेशा
भाग देने वाले से छोटा होता है, तो r इज लेस देन b होता है। ये सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसमें हम कोई इंटीग्रल डोमेन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम कोई भी मॉड d फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन कहता है कि अगर हम किसी एक नंबर से दूसरे नंबर में भाग देते हैं तो कुछ बार भाग जाएगा, कुछ शेषफल बचेगा। यही है ना डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है। और जो शेषफल होगा वो या तो 0 होगा, 0 कब होगा जब पूरी बार भाग जाएगा, और या तो 0 नहीं है तो शेषफल हमेशा भाग देने वाले से क्या होता है, छोटा होता है। ये चीज हम जानते हैं। अच्छा, मतलब r b से छोटा है तो ये भी कंफर्म है कि जो r है वह मॉड b से भी छोटा होगा। जब कोई r b से छोटा है तो मॉड b से भी छोटा होगा। तो मॉड b तो पॉजिटिव ना आएगा। मान लीजिए r -3 से छोटा है तो -3 का मॉड ले लो तो r 3 से नहीं छोटा होगा। जो -3 से छोटा है वो तो दौड़ के 3 से छोटा हो जाएगा। और ऑलरेडी अगर मान लीजिए r 3 से छोटा है तो मॉड 3 मतलब 3 आएगा, तभी वो 3 से छोटा ही कहलाएगा। तो अगर r b से छोटा है तो r मॉड b से छोटा होगा करेगा। बात समझ में आ रही? अच्छा, जब r मॉड b से छोटा है ना तो r का मॉड भी मॉड b से छोटा होगा। क्या जी? ठीक है है ना? यही होगा। जब r अगर मॉड b से छोटा है, मॉड b मतलब कोई पॉजिटिव होगा, अब उससे छोटा ही कोई ले लीजिए आप, है ना। इसे मान लीजिए मॉड b मतलब 3 ही आया, 4 आ गया मॉड b हमारा। अब r उससे छोटा है तो मॉड b मतलब 4 है तो r उससे छोटा है तो r का मान 4 से कम होगा। 4 से कम कुछ ले लो और उसका मॉड ले लो तब वो 4 से कम आएगा। बात समझ आ रही है? तो मॉड r क्या हो जाएगा, मॉड b से छोटा। काम खत्म। यही तो केस था कि अगर भाग देने पे या तो r 0 आए या तो मॉड का r मॉड b से कम है ना। इसका मतलब 10 आप कह सकते हैं z इज एन यूक्लिडियन डोमेन। क्लियर है? यहाँ वगैरह में कुछ एग्जांपल का भी मैंने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, आप जैसे चाहें वैसे छाप लें, ये आप पे डिपेंड करता है। और कल का एक जो लाइन था उसको थोड़ा सा और आपको समझाना देता हूँ। वो जो लाइन था रिप्रेजेंटेशन वाला, आप अगर पढ़े होंगे थ्योरम तो ठीक, नहीं पढ़े तो बतिए नहीं है। एक चीज याद रखिए बहुत अच्छे से, अगर समस्याएं आपको हो रही हैं, आप बहुत अच्छे चल रहे हैं, है ना, आप बहुत सही चल रहे हैं, यही सही है। समस्याएं अगर हो रही है बहुत सही चल रहे हैं। कभी भी आप समस्या होने में घबराइए मत, इसका मतलब जीवन चल रहा है आपका। हाँ, आप एकदम बहुत सही हैं, आपको भविष्य सुनहरा है। सच्चाई यही है। अगर आपको समस्याएं हो रही हैं तो यही सच्चाई है, आपको भविष्य सुनहरा है, आप भविष्य में आगे बढ़ोगे। अगर आपको समस्या हो रहा है, आपको दूसरा लग रहा है कि नहीं हमको बहुत संघर्ष करना पड़ा, बड़ी समस्याएं हैं जीवन में हमारे, इसका मतलब आपका भविष्य उज्ज्वल है। ये सच्चाई बात है। क्योंकि आप अभी देखो ना, बहुत से हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, है ना, जो लगता है कि ऐसे ही बस चले जा रहे हैं, है ना। उनको देख लगता है कि बड़ा सुकून है, इनको आराम से दिन भर काम कर रहे हैं, शाम को एक 70-75 रुपये खर्च कर रहे हैं, वैसे है, फिर सो रहे हैं, फर्स्ट क्लास का नींद ले रहे हैं, फिर सुबह उठ रहे हैं, फिर काम कर रहे हैं, ऐसा चल रहा है। तो समझ रहा है कि यार कोई हम कहते नहीं है कि यार यही लोग का आराम है ना, यही लोग खुश हैं, कोई टेंशन नहीं। हम लोग कितना टेंशन लेके दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना, सुबह कोचिंग, फिर शाम कोचिंग, ऐसा तमाम चीजें। लेकिन आप देखते हैं उनका जीवन ऐसे ही बीत जाता है ना, ऐसे ही चल देता है ना। समस्याओं का अगर आपको अनुभव हो रहा है, इसका मतलब कि आप में सुधार होगा, है ना, आप आगे जाओगे। अगर आप समस्या ही फील नहीं करोगे तो ऐसे ही जैसे है ना वैसे रुके रह जाओगे। और रुकने वाली चीज जानते हैं, एक दिन ऐसे ही खत्म हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। तो समस्याएं हैं तो बड़ी अच्छी बात है, तो समस्या होनी चाहिए आपको। मैं सोचता हूँ हमेशा समस्या होती रहे, है ना, समस्याएं होती रहे आपको, तभी सही है। बिना समस्या का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन सर अच्छा खाना, अच्छी जगह घूमना, यही तो अच्छा बात है। अपनी अपनी सोच, अपना अपना तरीका है। ठीक है, अब वही ना, जैसे कुछ लोग कोई समस्या का तो वही चीज है ना, जैसे हमको जो भोजन मिल रहा है, मान लीजिए हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको उससे समस्या हो रही है, तो अब आप उस अच्छे भोजन के लिए आप संघर्ष करोगे, आप मेहनत करोगे, अच्छा भोजन भी प्राप्त करोगे। तब जिस चीज को लेकर समस्या होगी ना, अगर आप समस्या फील कर लिए उस चीज को लेकर, तो कंफर्म है कि उसका समाधान भी आप पाओगे जल्दी। अगर आप उसको फील ही नहीं कर पा रहे तो समस्या जीवन भर ऐसी बनी रह जाएगी, आप वैसे के वैसे ही रह जाएंगे, मतलब यही है। अच्छा ध्यान दीजिए, वहां जो लाइन थी कल की P1 P2
P3 PR और Q1 Q2 से लेके QS और P और T1 T2 से लेकर ये था ना X1 लिखा था, X1 X2 से लेके X3 लिखा था सर, है ना ये? तो ये सब इररिड्यूसिबल एलिमेंट है, सब के सब इररिड्यूसिबल एलिमेंट है। तो इसका मतलब किसी नंबर का कोई नंबर गुणा करेंगे तो कोई नंबर ही मिलेगा, तो उस नंबर का दो रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, और किसके फॉर्म में? इनटू द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट। और किसी एलिमेंट को, किसी नंबर को अगर दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर लें, वो भी इनटू द फॉर्म ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट, तो ऐसा तभी होगा जब इधर से कोई भी एलिमेंट उठाए तो इधर किसी न किसी एक एलिमेंट का एसोसिएट हो, इधर से कोई एलिमेंट उठाए उधर किसी न किसी एक एलिमेंट का एसोसिएट हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे चले लेते हैं 12 भी ले लेते हैं या 30 ले लेते हैं, चलो है ना, या 210 ले लेते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं तो संख्या बढ़ जाए। अभी एक नंबर लेता हूँ 210, एक नंबर 210 ले ले रहा हूँ, अरे ऐसे उसको छोड़ो जी, पहले एक नंबर 210 ले ले रहा हूँ। अब इसका मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ, इसको फैक्टराइज कर रहा हूँ, है ना। तो यह फैक्टराइज करेंगे और भी किसमें? इररिड्यूसिबल एलिमेंट के प्रोडक्ट के रूप में। तो कैसे? तो 2 × 3 × 5 × 7 यही ना आएगा, आ जाएगा 210। ये सब के सब इररिड्यूसिबल है, 2 है 3 है 5 है 7 है ना इररिड्यूसिबल एलिमेंट। और अगर इसको हम ऐसे लिखें, इसी 210 को अगर मैं ऐसे एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन बताओ, अब क्या 210 को किसी और तरीके से लिख सकते हैं, वो भी प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट? बोलो क्या लिखा जा सकता है? अगर ऐसे लिखें तो -2 -3 -5 -7 210 आ जाएगा ना। कि -2 भी क्या है? इररिड्यूसिबल के फॉर्म में आ जाएगा। और जब ऐसा है जो कोई दोनों रिप्रेजेंटेशन हो गया तो उठाओ, कोई उठाओ यहाँ पे 2, तो 2 इस -2 के एसोसिएट के रूप में होगा, 3 जो होगा वो -3 के एसोसिएट के रूप में होगा, 5 -5 के एसोसिएट के रूप में, 7 -7 एसोसिएट जानते हैं ना आप लोग। अगर A और B एसोसिएट है, A बराबर UB मिलना चाहिए, और U जो होना चाहिए वो यूनिट होना चाहिए। यूनिट मतलब क्या होना चाहिए? यूनिट मतलब जैसे अगर सेट ऑफ इंटीजर है तो 1 - 4 होना चाहिए। तो देखो अब 2 - 2 का एसोसिएट है कि नहीं? तो है भैया। क्यों? -2 में अगर आप -1 से गुणा कर दें तो 2 आ जाएगा, -2 -1 से गुणा कर 2 आ जाएगा। तो -1 क्या है? यूनिट है ना। और तो जब ये यूनिट हो गया तो इस फॉर्म का हो गया, इसका मतलब 2 - 2 के रूप में, एसोसिएट के रूप में। हाँ बोलो सर, जितने भी इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स होते हैं सब प्राइम होते हैं, है प्राइम होते हैं ना, सब प्राइम होते हैं, लेकिन कहाँ होते हैं वो चीज ध्यान देना है आपको। बात समझ में आ रही है ना। ऐसे आपको जो भी थ्योरम लिखवाया गया है कि एवरी इररिड्यूसिबल एलिमेंट इज प्राइम एंड प्राइम एलिमेंट इररिड्यूसिबल, ये सब लिखवाया गया है, तो वो सब आपको लिखवाया गया है कि इन पार्ट है ना, इन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, इन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, वो चीज आपको लिखवाया गया है ना। ऐसा नहीं कि ऐसा आंख मूंद के लिखवाया गया है, ऐसे कोई थ्योरम लिखवाया गया कि प्रूव दैट एवरी इररिड्यूसिबल एलिमेंट इज प्राइम एलिमेंट, ऐसा कहीं नहीं लिखवाया गया है। आपको लिखवाया गया है कि इन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन दिस, है ना, इन यूएफडी ऐसा, तो एक विशेष केस के तहत है। बस समझ में आ रही है ना। तो वहां की बात है। तो अभी हाँ नहीं ऐसे जनरल थोड़ी बोल देंगे कोई एलिमेंट उठा के ऐसे ही आप। तो ये चीज यहाँ पे इस तरीके से कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा एक चीज और थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एसोसिएट वाले में जैसे अगर हमारे पास गॉसियन इंटीजर का सेट हो, इसमें कितने यूनिट होते हैं? 4 1 - I इसमें 4 यूनिट, इस सेट में ये यूनिट है, ये सब ये यूनिट है किसके? यूनिट ऑफ ZI। तो अगर आप ऐसे कोई यहाँ से अब ZI का कोई एलिमेंट लो, अगर आपसे मैं पूछा रहे 2 + 3I है ना, तो क्या 2 + 3I, मैं आपसे पूछूंगी क्या यार 2 - 3I का एसोसिएट होगा कि नहीं होगा? अगर आपको ये पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? तो यार 2 + 3I 2 - 3I का एसोसिएट तभी होगा जब इसमें से किसी एक का गुणा करने पर इसके बराबर है। अगर है आ जाएगा क्या? नहीं आएगा तो नहीं होगा एसोसिएट। बस में तो ये तरीका होता है एसोसिएट जानने का। तो ये यहाँ पे देखो कंफर्म कोई 2 - 2 का एसोसिएट, 3 - 3 का एसोसिएट, 5 - 5 का एसोसिएट, 7 - 7 का एसोसिएट। अगर मैं यूएफडी की बात करूँ तो आपको पता है यूएफडी में, जैसे जो थ्योरम था आपका, अगर यूएफडी में आपको पता है कि यूएफडी में किसी भी
ऐसे एलिमेंट को अगर हम इनटू द प्रोडक्ट ऑफ इररेड्यूसिबल एलिमेंट लिखते हैं, केवल एक प्रकार से लिखते हैं, यूनिक तरीके से लिखते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे यूनिकनेस भी बना रहे हैं और यूएफडी का केस भी बना रहे हैं और दो तरह से रिप्रेजेंटेशन भी हो जाए। ऐसा तभी होगा जब, है ना, इधर का कोई भी एक एलिमेंट उठाएं तो इधर किसी न किसी एक एलिमेंट के एसोसिएट ग्रुप में हो, ऐसे इधर से कोई एलिमेंट उठाएं यहाँ किसी न किसी एक एलिमेंट के एसोसिएट ग्रुप में हो। तो ऐसे का मैं अगर पी को उठाऊंगा तो यहाँ किसी न किसी एलिमेंट के एसोसिएट के रूप में होगा। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे केस में पी किसके होगा, तो इसी में से किसी का होगा ना, चाहे P1 से लेके PR में, चाहे Q1 से लेके QS में, वही मैं आपको लिखवाया हूँ, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब एक हेडिंग, एक थ्योरम कर लीजिए आप। तो थ्योरम क्या, अभी एग्जांपल का ही चल रहा है, अगर आप ट्राई भी कर सकते हैं। द रिंग ऑफ गॉसियन, ये सब क्वेश्चन सब आएंगे एग्जाम में, सब ऐसे ही आएंगे। द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स इज एन यूक्लिडियन डोमेन, ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क हो गया। द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर इज एन यूक्लिडियन डोमेन, इज एन यूक्लिडियन डोमेन। तो आशा करेंगे कि आप यह क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। द रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर इज एन यूक्लिडियन डोमेन।